हाँ भाई, प्लेन के टॉपिक में अगर इमेजिनेशन नहीं है, दिमाग में आपको ये बात नहीं क्लियर है कि भाई प्लेन क्या है, नॉर्मल क्या है, पैरेलल कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा, तो क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत आएगी। प्लेन बेसिकली है क्या, जैसे ये एक सरफेस है तो ये एक प्लेन हो गया हमारे पास। प्लेन का मतलब वो नहीं एरोप्लेन, वो वाला प्लेन नहीं, ये वाला प्लेन सरफेस। ठीक है जी। तो ये कहलाता है हमारे पास प्लेन, और कोई भी लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर होती है वो इस पर नॉर्मल का काम करती है हमारे पास। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरीज में इक्वेशंस पढ़नी है। जैसे आपने लाइन की अलग अलग कंडीशंस पे इक्वेशंस पढ़ी थी, बिल्कुल ऐसे ही आपको प्लेन की अलग अलग कंडीशंस पे इक्वेशन पढ़नी है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, यही है ना पहली। हाँ जी, इन नॉर्मल फॉर्म। फॉर्मूला है इसका आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, जहां पर एन कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। यूनिट क्यों कहा, हाँ भाई कैप लग रहा है इसलिए नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास। और डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन। हाँ भाई, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम कहां से, ऑरिजिन। ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये तो हुई इसकी वेक्टर फॉर्म। अगर कार्टेशियन की बात करें तो आर वेक्टर का मतलब है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि ये एक हमारे पास क्या है, जनरल वेक्टर है। और एन कैप मैंने आपको बताया था, कभी भी यूनिट वेक्टर लिखना हो तो आप डीसी की हेल्प से लिखेंगे, यानी कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, वो हमेशा क्या होगा हमारे पास, एक यूनिट वेक्टर होगा। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आर वेक्टर की एन कैप से, मतलब एक्स आई वाई जे जेड के की एल आई एम जे एन के साथ मल्टीप्लाई कर दी, क्या मिलेगा, एल एक्स प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी, वेयर एल एम एन क्या है ये, हाँ जी, डीसीज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है भाई, क्या है हमारे पास, डीसीज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ये तो हुई सर आपके पास नॉर्मल फॉर्म की बात। इसके बाद आ जाता है अगला हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन। हाँ जी सर, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे, जो कि किसी एक पॉइंट से तो पास हो और किसी दिए हुए वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो अगर मान लीजिए हमारे पास, सपोज करिए उसने हमारे से ये कहा कि भाई हमारे पास पॉइंट तो है x1 y1 z1, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, सबसे ज्यादा यूज होती है। और आपके पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर है एन वेक्टर, ठीक है, जो आपके पास है, मान लीजिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो इस वाले पॉइंट की हेल्प से हम ए वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है सर, क्या निकाल लेंगे, फॉर्मूला है इसका आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू कितना, जीरो, यही है ना। देख लें एक बार, चेक कर लें, फार्मूला आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप एन वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। अब अगर मान लीजिए मुझे इसकी कार्टेशियन लिखनी है इसी की, तो क्या होगा, ये है x माइनस, ये ए वाले x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और n वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी इसकी। तो ये आपके पास बन गया a x, इसे कैपिटल लिख लो, मैंने आपको शायद पहले कैपिटल लिखवाया होगा, कर सकते किसी से भी रिप्रेजेंट है। ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू कितना बेटा जी, जी।
ठीक है, ये आपके पास कौन सी फॉर्म हुई, जब कोई प्लेन कहाँ से पास हो रहा हो, किसी पॉइंट से पास हो रहा हो और क्या हो, किसी दिए हुए वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है सर। इसके बाद आ जाती है हमारे पास कौन सी, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन। वो कैसे निकलेगी, उसका क्या फार्मूला है, देखिए ध्यान से। भाई हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक P है, एक Q है और एक R है। इसकी हेल्प से A वेक्टर, इसकी हेल्प से B वेक्टर, इसकी हेल्प से C वेक्टर निकाल लेंगे। फार्मूला लगाएंगे R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट, ये तो यही आया R माइनस A इनटू में क्या लगा रहे तुम, N वेक्टर, जो कि क्या होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। भाई आपने पढ़ रखा है क्रॉस प्रोडक्ट, जब भी डॉट ये, अगर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, यही पढ़ा आपने। फिलहाल आपके पास 3 पॉइंट हैं, P Q और R। अगर मान लीजिए मैं P से स्टार्ट होने वाले 2 को इनिशियल वेक्टर निकाल लूं तो वो क्या होंगे, P Q और P R, यानी कि B माइनस ए और C माइनस ए। यहाँ तक की बात ओके। तो वो जो B माइनस ए C माइनस ए का क्रॉस में करूंगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, पक्की बात है। और वो परपेंडिकुलर अगर इन दोनों वेक्टर्स के है जो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली प्लेन के भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस A वेक्टर। सर सेम इक्वेशन है, सेम इसी कैटेगरी की। ठीक है जी, R वेक्टर माइनस A वेक्टर की डॉट B माइनस A क्रॉस C माइनस A के साथ। किसी किताब में अगर गलत लिखा हो तो ठीक कर लेना, एक आध बुक में गलत लिखा है, राइट हैंड साइड नीचे की तरफ लिखा है बिल्कुल कंसेप्ट बुक में। मिल गया क्या। अब अगर मान लो मुझे इसी की कार्टेशियन लिखनी हो, फिर क्या करा जाएगा, अगर इसी की कार्टेशियन लिखनी हो, एक बात हमेशा के लिए अपनी बुद्धि में डाल लो, भूलना मत, टॉपिक भले ही कट गया है लेकिन बेसिक पता होना जरूरी है। कभी भी किसी भी वेक्टर की डॉट 2 के क्रॉस के साथ हो रही होगी, जब दोबारा सुन लो, कभी भी किसी भी वेक्टर की डॉट 2 के क्रॉस के साथ हो रही होगी तो वो एसटीपी बनती है। क्या बनती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है सर, नंबर क्या है, पॉइंट क्या है हमारा अगला, सॉरी इसी की कार्टेशियन है ना, हाँ इसी की कार्टेशियन। सुनिए, अब ये डिटर्मिनेंट की हेल्प से होगा। बताओ भाई, R माइनस ए एक्स माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, उसके बाद B माइनस ए x2 माइनस x1 y2 माइनस z2 माइनस, ठीक है भाई, ऐसे ही x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। यहां से जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो उस प्लेन की इक्वेशन होगी जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा हो। ठीक है जी, लेकिन कई बार ये नॉन कोलिनियर ना देके तीनों पॉइंट कोलिनियर दे देता है, उस केस में आप निकाल ही नहीं सकते इक्वेशन। तो आपको पता कैसे चलेगा, आप इस वाली कैटेगरी में सबसे पहले कार्टेशियन का फार्मूला लगाएंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 हो गया ओवरऑल, अगर वो डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इसका मतलब पॉइंट्स आर नॉट नॉन कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। जैसे कोलिनियर पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन। अब जैसे वो कॉर्नर देखें आप अपने रूम में कहीं भी देख लें, ऊपर की साइड एक कॉर्नर, तो उस कॉर्नर से हमारे पास 2 प्लेन तो ऑलरेडी पास हो रहे हैं, एक टेढ़ा करके पास कर देंगे वो भी पास हो जाएगा। इसका मतलब वो एक लाइन है जहां से इनफाइनाइट प्लेन्स पास हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये तो हो गया जी हमारे पास ये, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम तुरंत ये कह देंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर।
so there are infinite planes, so there are infinite planes. इसके बाद आ जाती है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी आ जाती है जी? ये सबसे आसान है। कोई भी प्लेन अगर तीनों एक्सिस पे कोई लाइन कट कर रहा है, टेढ़ा रख दिया, मान लो कोई प्लेन हो वो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है एबीसी पर, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन ए, हाँ जी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन इक्वल्स टू कितना? ओके सर, कोई परेशानी नहीं? क्लियर है भाई यहाँ तक? इसके बाद अगला टॉपिक आपके पास है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। दो दिए हुए प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी भाई आपको। कैसे बताएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये, समझ ले रहे आंसर। हाँ जी सर, आपके पास मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में दो प्लेन मौजूद है, आपको निकालना है दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की। देखिए, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू d1, आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर बराबर d2। आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। हाँ जी सर, फॉर्मूला आर वेक्टर डॉट n1 प्लस लेमडा n2 और इक्वल्स टू d1 प्लस लेमडा। तो ये उस प्लेन की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी जो इन दोनों दिए हुए प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होगा। सर वो आपको इन दो के अलावा एक एडिशनल कंडीशन भी देगा जिससे आप लेमडा की वैल्यू निकाल सकेंगे। जैसे आप देखें एग्जांपल नंबर 20 है आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 20 पे नजर मारिए। क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो ये जो 111 कंडीशन दे दी जाती है ना, ये बेसिकली इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए दी जाती है। इसके बाद इसी की कार्टेशियन की अगर मैं बात करूं, बताइए सर, प्लेन की इक्वेशन आपके पास किस फॉर्मेट में आएगी? कुछ भी लिखा होगा इक्वल टू 0, मैं इसे पूरे को P1 कह रहा हूं जो भी लेफ्ट में है, और इसे क्या कह दिया? P2। वैसे पूरा लिखा है आपकी किताब में A1X प्लस B1Y प्लस C1Z माइनस D1 फलाना फलाना फलाना, सबको लिखा हुआ है। आपने इसे P1 और P2 मान लिया, तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0, देख लो लिखा हुआ है आपके पास। हाँ भाई लिखा हुआ है। अगला टॉपिक देखना क्या है सर जी? P1 इक्वल 0 और P2 इक्वल 0 लिखा आपने, सर इसकी इक्वेशन में तो Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल D है ना, तो सर हमने इसमें वो वाली क्यों ली डी को इधर ले इक्वेशन? आना, डी को इधर ले आना। अच्छा सर। इक्वल में 0 बनाना है। जैसे ही अक्षित इक्वल में 0 बनेगा तो जितना भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो सब P1 P2 कहलाएगा। ठीक है अच्छा भाई? सर, ठीक है सर। और सर जो आपने इस शुरू में वेक्टर फॉर्म लिखी इनकी दो की, सर इस पे आपने हम्म, पीछे तो n कैप बताया था और यहाँ पे आपने सीधा वेक्टर बताया n। हाँ भाई, इसमें देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा है त्यागी जी ने कि मैंने यहाँ पे कैप बताया था आपको, लेकिन अब वेक्टर लिखा है और एज इट इज वेक्टर का यूज करा है। तो इस वाली कैटेगरी में आपको कैप निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसके अंदर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है सर। अगला अगला टॉपिक आपके पास है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस,
हाँ भाई, दो लाइंस कोप्लेनर कब कहलाएंगी? पहली लाइन की इक्वेशन मान लीजिए आपके पास है, लाइन है आर वेक्टर इक्वल a1 प्लस लेमडा b1, और दूसरी है आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। आपको चेक करना है कि ये दोनों दिए हुई लाइंस कोप्लेनर है या नहीं है। ये कोप्लेनर क्या होता है बेटा? जो एक ही प्लेन पे लाई करते हो, जैसे आप सब एक ही प्लेन पे बैठे हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? कोप्लेनर है। भाई फर्श पे नहीं हो क्या आप लोग? फर्श पे कहाँ हो? स्टूल पे हो। हाँ जी सर। तो अगर इफ यदि a2 माइनस a1 की डॉट b1 क्रॉस b2 के साथ, हाँ जी सर, अगर ये चीज आपके पास कितनी आ जाए? 0। देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का न्यूमरेटर ही तो है एक तरीके से, जो आपने शॉर्टेज डिस्टेंस पढ़ा था उसका न्यूमरेटर ही तो है। फिर वही बात आ रही, एक वेक्टर की डॉट बाकी दोनों के क्रॉस के साथ क्या होती है? एसटीपी। a2 माइनस a1, इसी की कार्टेशियन लिख रहा हूं। a2 माइनस a1 बोल लो जी क्या आएगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है सर। b1 क्रॉस b2 इसे लिख दिया a1 b1 c1 a2 b2। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ध्यान से सुन लो, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब दिए हुए प्लेन कैसे हैं? नहीं तो नहीं। बात क्लियर होगी सर। अगला टॉपिक देखना क्या लिखा है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, नहीं, एंगल बिटवीन टू प्लेन। एक क्वेश्चन आया था, दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना था, ज्यादातर बच्चे गलत करके आए थे। हाँ जी सर, दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है पहले। हाँ जी सर, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, देखिए ध्यान से, अगर वो वेक्टर फॉर्म में है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या आएगा? आर वेक्टर डॉट सॉरी n1 बराबर d1, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर d2। जैसे आपने लाइन के बीच में एंगल निकालना था तो आपने b1 b2 के बीच में एंगल निकाला था, ऐसे ही जब आपको प्लेन के बीच में एंगल निकालना है तो आप n1 n2 के बीच में निकालेंगे। बोलो कितना आएगा? n1 वेक्टर डॉट अपॉन, हाँ जी सर, अपॉन, बोलिए सर, क्लियर होगी बात? इसी की कार्टेशियन देख लो, सिंपल है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बात समझ में आ गई? कोई परेशानी नहीं यहाँ तक? अगला टॉपिक देखना क्या है। एक क्वेश्चन और लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। वो लिखा नहीं हुआ होगा, लिख लो। जी हाँ, सुनो भाई ध्यान से। मान लो इस फॉर्मेट में है, जब भी दो प्लेन की बात होगी तो वो पैरेलल होंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 इक्वल्स टू 0। दूसरी प्लेन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2 इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? आपसे कहा गया कि आपको इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है।
अब मुद्दा ये है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकलेगा कैसे, तो इसका फार्मूला लिख लो आप। d1 माइनस d2 की एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, अगर बाई चांस ये दोनों सेम नहीं है abc, तो आप कुछ भी कॉमन या कुछ भी मल्टीप्लाई जो सबसे ऊपर सेम हो जाए उससे कर देंगे आप। ठीक है जी, लिखो आज क्या क्या करना है। दो टॉपिक बचे ना इसमें अभी, एक तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन और एक एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, दो ही रह गए ना है। वो तो लगता है फोटो, एसटीपी अगर किसी की उसमें लिखा हुआ हो तो काट देना। एसटीपी इस साल कट गया, फोटो स्टेट में आ रहा होगा। लिखो भाई आज क्या करना है। एक्सरसाइज नंबर 11.3 होमवर्क लिख लें, ग्रुप पे भी डाल दें भाई, दोनों बॉयज गर्ल्स में। होमवर्क में आपके पास एक्सरसाइज नंबर 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर देखना, पहले पेज पे कितने आ रहे हैं, 9 11, 1 से 11 तक करेंगे, 4 छोड़ देंगे फिलहाल। ठीक है जी, इतना करेंगे बस, इतना करेंगे भाई आज।